नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बेटे ने पिता की पसंद की लड़की से शादी करने से किया इनकार, तो पिता ने कर दिया ऐसा काम कि बेटे के पैरों तले जमीन निकल गई। रसोई में कोयले की अंगीठी पर माँ रोटियां सेक रही थी। बाहर आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन अंगीठी के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा मोहित बोला, बस माँ, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तभी माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इतना कहते हुए मोहित उठकर लोटा लेकर हाथ धोने लगा और कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिनों के बाद गांव की मिट्टी में पले बड़े मोहित और रोहित अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उनका माता पिता और बहन रह गए थे। मोहित बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई रोहित भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला आया। मोहित ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे वो इस व्यापार की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वो एक नंबर का ठेकेदार बन गया। मोहित को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर रोहित भी कहाँ कम था, पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जिसने वो अच्छा पैसे कमाने लगा। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देखकर रामेश्वर जी के सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने बड़े चाव से अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली बिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पर ब्याह कर दीजिए। फिर रामेश्वर जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे मोहित को फोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला मोहित तो शहर आकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि उसकी हवा भी बदलने लगी थी। मोहित तो शहर में जाकर शहर के रंग नहीं रच बस गया था। गांव के रिश्तेदारी तो उसे अपने स्तर से छोटे लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में भी उसने अपने आप को परदेसी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके पिता ने फोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो मोहित बौखला उठा। पिताजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर मोहित ने फोन पटक दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर रामेश्वर जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। ये बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोहित की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? जैसे तैसे 2 दिन बीते, लेकिन माँ बाप की दिल को चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने मोहित के पिता से कहा, अजी एक बात कहूँ, आप एक बार मोहित को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? तभी रामेश्वर जी बोली, मोहित की माँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूँ, जेब में एक भी पैसा नहीं है। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुककर देख लेता हूँ, क्या पता बच्चे पैसे भेज ही दे। अजी थोड़े से रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप
कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। रामेश्वर जी बोले। तुम नहीं मानोगी। ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ही रामेश्वर जी ने स्नान किया और सुबह की बस से मोहित से मिलने चले गए। उधर मोहित ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि वो थोड़े बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में बहुत सी नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई रोहित को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन मोहित नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती। मोहित ने जो पता बताया हुआ था उसी पते को पूछते पूछते रामेश्वर जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से जब रामेश्वर जी ने पूछा कि क्या मोहित यहीं रहता है, तो गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं और साहब को कैसे जानते हैं? तो रामेश्वर जी बोले, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उनकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये साहब के पिता हैं, और फिर बोला कि साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर रामेश्वर जी ने गार्ड से पूछा कि रोहित तो होगा घर पर, तो उसे बुला दो। तो उनकी बात सुनकर गार्ड बोला, अरे बाबूजी, ये उनका घर नहीं है, ये दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पिछले की बिल्डिंग में रहते हैं। चलो, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने रामेश्वर जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो रोहित निकल कर आया। अचानक अपने पिता को दरवाजे पर देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने पिता के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही रामेश्वर जी की आंखें चौंधिया से गई, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। रोहित ने रामेश्वर जी को बैठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा। रामेश्वर जी ने उसे सारी बात बताई, लेकिन रोहित अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। रोहित रामेश्वर जी को नाश्ता कराने के बाद बोला, पिताजी, आप अभी आराम करो। रामेश्वर जी घर की हर एक चीज़ को बड़े गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीज़ों को उठाकर पूछते कि ये तो बड़ा महंगा होगा ना बेटा। रोहित हंसते हुए कहने लगा, पिताजी नहीं, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 8 बज चुके थे। रामेश्वर जी ने रोहित से पूछा कि मोहित अभी तक आया क्यों नहीं। रोहित ने बताया कि अर्जेंट काम होता है, इसलिए अक्सर देरी से आते हैं। ऐसा कहते हुए वह रात के भोजन की तैयारी में लग गया। रामेश्वर जी ने अपने बैग से माँ के हाथ के बने पकवान रोहित को दिए और कहा कि तेरी माँ ने ये देसी घी की पूड़ियाँ बनाकर दी थी, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। रोहित बड़े अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहने लगा, क्या पिताजी, खामखा गांव से इतना बोझ ढोकर ले आए, अब हम लोग ये चीज़ नहीं खाते हैं। रोहित की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटा का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया हो। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की उसे बड़ी चिंता रहती है कि शहर में ये चीज़ें कहाँ मिलती होंगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर रामेश्वर जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब रोहित ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वो तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, पिताजी, आपने ये कपड़े क्या पहन लिए हैं? ये शहर है, आपका गांव नहीं। आप अभी के अभी अंदर आइए। अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा कि ना जाने कौन से गवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। रोहित की बात सुनकर रामेश्वर जी से रहा ना गया और वह बोले, तो क्या हुआ बेटा, गवार या देहाती कह देगा
तो उसमें मेरी शान तो नहीं घटेगी ना। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुम दो पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई। कहकर रामेश्वर जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही रोहित ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप ये कपड़े पहनो और आराम से ठहरो, थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे। और यदि उन्होंने ये सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा, तो मुझे मेरी ही बेटी का डर दिखाएगा। देख बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ, और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूँगा। ये बात सुनकर रोहित को अपनी बातों पर शर्म आने लगी और बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। रामेश्वर जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है, मुझे संध्या पूजा करना है। तो मोहित बोला, पिताजी वो सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही रामेश्वर जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। तो रामेश्वर जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करते? नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर रामेश्वर जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी बुद्धि तुम एकदम भ्रष्ट हो गई है। उसी समय रोहित ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो फ्रिज में दूर से ही रामेश्वर जी को अंडे रखे नजर आ गए। उसी समय उनके मुख से निकला, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब तुम लोग अंडे भी खाते हो। मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। ये बात सुनते ही रोहित परेशान हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना? तभी रामेश्वर जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कारों में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन मोहित अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब रामेश्वर जी ने उसके बारे में पूछा तो रोहित ने बताया कि भैया तो कभी कभी 2 बजे तक घर पहुंचते हैं और ज़्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर रामेश्वर जी ने कहा, क्या वो दारू भी पीता है? इस बात पर रोहित की नजरें नीचे झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा, टेबल पर लगा दूं या बिस्तर पर खाएंगे? तभी रामेश्वर जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर 2 रोटी खा लूँगा। रोहित ने तुरंत वहाँ चटाई बिछाकर अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। फिर रामेश्वर जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने। रोहित बोला, जी पिताजी, खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर रामेश्वर जी ने कहा, रोहित बेटा मेरी मोहित से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए रोहित ने फ़ोन लगाया तो जैसे ही रामेश्वर जी ने फ़ोन पर उसे बात करनी चाही तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर रामेश्वर जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज देख भी लिया। और लोगों ने रात के 12 बजे तक मोहित का इंतज़ार किया। फिर अचानक रामेश्वर जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे रोहित से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? मुझे उसके पास ही लेकर चल। ऐसा कहते हुए रामेश्वर जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले,
वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाट साहब को मिल आता हूँ। जहाँ इतनी दूर आ गया तो थोड़ी दूर और सही। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचने लगा कि इस समय भैया होश में तो होंगे ही नहीं, ये तो भला बुरा बोलेंगे ही, और अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो अनर्थी हो जाएगा। उनके सामने कुआं था और पीछे खाई। आखिरकार वो अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी अपनी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन रामेश्वर जी को आज समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित उनसे ये सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए रामेश्वर जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से मोहित ने दरवाजा खोला और अपने पिता रामेश्वर जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी रोहित बोला, अरे भैया आप ये क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से आपको मिलने आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी हैं ये? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। ये गवार मेरा पिता नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। मोहित को ऐसी स्थिति में देखकर रामेश्वर जी का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज सुनकर अंदर से दो नौजवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच गए और रोहित से पूछने लगे, कौन है ये बूढ़ा गवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी को और गुस्सा आ गया। वो बोले, कि तुम्हारे माँ बाप ने अपने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो? पर तुमसे क्या शिकायत, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। दरअसल मोहित के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद मोहित के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने मोहित से कहा, सर इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजा किरकिरा हो रहा है। फिर मोहित ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है ना, इन लोगों का काम धाम करते नहीं है और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। कि सुनकर रामेश्वर जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे क्या आ गए तेरे पास, अपनी औकात ही भूल गया। इतना सुनने की देर थी कि मोहित गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर गया और 500 की 2 गड्डियां लेकर रोहित के हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो और दफा कर दो इन्हें मेरे सामने से। ऐसा कहकर वह जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा तो रामेश्वर जी ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, लानत है तेरे ऐसे नोटों पर। तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक बार कान खोल कर सुन ले, आज से ना मैं तेरा पिता और ना तू मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए उन्होंने रोहित के हाथ से वो नोटों की गड्डियां छीनी और मोहित के चेहरे पर दे मारी और सीधा फ्लैट की ओर निकल पड़े। रोहित भी पीछे पीछे चल दिया। घर जाते ही अपना सामान पैक करते हुए बोली, बस रोहित बेटा, अब मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रहूंगा। फिर रोहित बोला, पिताजी इसलिए मैंने आपको बचाने से मना किया था। उनका ऊंची सोसाइटी के लोगों में उठना बैठना है और पैसा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी आप इस समय घर लौटकर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बैठा दूंगा। रामेश्वर जी को खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों, और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर रामेश्वर जी खूब फूट कर रोने लगे। फिर अपने पिता को सहारा देते हुए रोहित ने कहा, पिताजी शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है,
देखना भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर रामेश्वर जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 6 बजे की बस में बैठा देना। रोहित ने सोचा, चलो पिताजी अभी तो मान गए, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद वे दोनों सो गए। रात भर रामेश्वर जी करवटें ही बदलते रहे। सुबह 5 बजे तो रोहित की नींद खुली। उसने गेट खोला तो मोहित दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। रामेश्वर जी की नींद तो पहले से ही खुल चुकी थी। वो नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। भाई, पिताजी कहाँ हैं? मोहित ने रोहित से पूछा तो उसने कहा, भैया आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ रुकने वाले हैं? वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब मोहित ने कहा, रोहित, कल शराब के नशे में पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पिताजी से कुछ मुंह से बात करूं। फिर रोहित ने कहा, जो आपको मालूम पड़ गया था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर मोहित बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा, क्योंकि मुझे तो होश भी नहीं था। रोहित बोला, भैया आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बहुत बुरा सलूक किया। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन पिताजी को ये सब मालूम नहीं था। अभी रामेश्वर जी पूजा पाठ करके बाहर निकले ही थे कि मोहित उनके सामने पहुंचा और पिताजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो रामेश्वर जी उसे घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर मोहित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, कल मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। नशे में ना जाने आपको कितना बड़ा बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। रामेश्वर जी बोले, ठेकेदार मोहित, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझिए कि कल रात को तेरा बाप रामेश्वर सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तेरे जैसे शराबी से कहीं ज्यादा इज्जत है मेरी। दूर हो जा मेरी नजरों से, नालायक। अब मेरा बेटा केवल एक ही है। ऐसे नालायक बेटे का होना या ना होना एक समान है। रामेश्वर जी की बातें कठोर जरूर थी, लेकिन उनमें भी मोहित को अपनापन दिख रहा था। वो पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी प्लीज इस नालायक बेटे को सुधारने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सिर होगा। रोहित इस बात का गवाह है। आज मोहित अपने पिता के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा था कि जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। रामेश्वर जी ने चाय पी और फिर रोहित से पूछा, सच बताना रोहित, ये कमरा किसका है? तो रोहित ने कहा, ये कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर रामेश्वर जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। लेकिन मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में मेरी क्या जवाब दूंगा मैं? रोहित अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा पिता की नाराजगी दूर होती जाएगी। मोहित चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और रोहित ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन मोहित के पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रोहित ने जानबूझकर मोहित को आवाज लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहित चुपचाप सिर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। रोहित ने आज छुट्टी कर ली थी और रोहित के ऑफिस जाने के बाद वो पिताजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी माँ
और छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदे। इसके बाद वे दोनों वापस घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे तो रामेश्वर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज मोहित ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। रामेश्वर जी देखकर हैरान थे कि एक शराबी में इतना जल्दी बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वो बैठक की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वो वही युवक थे जिन्होंने पिछली बार उनकी तौहीनी की थी। उन दोनों ने रामेश्वर जी के पैर छुए तो रामेश्वर जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम मोहित के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता तुल्य हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो रामेश्वर जी ने कड़े स्वर में कहा, ये तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं भी होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को ये बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी लानत महसूस हुई। वो बोले, अंकल जी, हम जानते हैं कि दोष हमारा है। दरअसल कल हमारे दोस्त मोहित को पूरे 5 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना ले, और उस नशे में हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए अंकल जी। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो रामेश्वर जी ने उन्हें चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कद्र करोगे तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ के भी ठेके मिलेंगे। लेकिन अगर पैसे के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। जैसे ही वे दोनों जाने लगे तो रामेश्वर जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दोनों अच्छे घर के रखते हो, ये नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है अंकल जी, कहकर उन दोनों ने रामेश्वर जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद मोहित ने खाना परोस दिया। वो जितना अपने पिता के नज़दीक आ रहा था, पिता के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उसके पिता खाना खाने बैठे तो रामेश्वर जी ने पूछा, ये खाना किसने तैयार किया है? तो रोहित बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन मोहित अब भी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी पकड़ी जाएगी। फिर रामेश्वर जी बोले, बहुत अच्छा भोजन बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। ये किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। ये सुनकर मोहित हैरान रह गया कि ये बात पिता को कैसे मालूम पड़ गई। तभी रोहित ने पूछा, पिताजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो मोहित ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ये भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। ये बात रामेश्वर जी को मजाक प्रतीत हुई। फिर वो बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। अब मोहित का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी, लेकिन इतना अवश्य है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूँ। पड़ोस में ही उसकी चाचा का घर है। 4-5 महीने से वो वहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों से आप आज ही मिल चुके हैं। फिर रामेश्वर जी अपनी नाराज़गी जताते हुए बोले, जो अपनी मन मर्जी का मालिक हो, जिसके लिए माँ बाप का होना या ना होना बराबर ही हो, और उसने रिश्ते भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर मोहित बोला, पर पिताजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। रामेश्वर जी को ये बात ठीक लगी और मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं।
अगर मैंने ना भी कह दी तो उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी है। फिर रामेश्वर जी ने कहा, पहले इसे कहो कि जन्म कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। इतना सुनकर मोहित की सांस जो अब तक अटकी हुई थी दिल तक पहुंच गई। फिर मोहित ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। रामेश्वर जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो रामेश्वर जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वो मोहित के लिए लेकर आए थे। रामेश्वर जी भी एक हफ्ते से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित हो गया था। आगे की बात अब मैं खुद भी संभाल लूंगा, ऐसा कहते हुए रामेश्वर जी दिल में ढेर सारी खुशी लिए गांव के लिए निकल गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।